जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ यूपी ट्रिपल एससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 90% व्यूअरों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आई एक इंपॉर्टेंट भर्ती की, जिसे स्टेनो की जो भर्ती आई है। ठीक है, परसों इसकी नोटिस जारी की गई है, लेकिन इसमें जो पद आए हैं वो कम आए हैं, 277 पद आए हैं। इससे ज्यादा स्टेनो में पद आने की उम्मीद थी, तो मे भी हो सकता है कि पेट 2023 से एक बार फिर से स्टेनो की भर्ती आए, पेट 2022 के अलावा भी 2023 से भी, क्योंकि इसमें अभी सीटें और हैं। और हो सकता है गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि कुछ भर्तियां पेट 2023 के लिए भी रखी जाए, तो डिवीजन किया होगा उन्होंने। तो स्टेनो की 277 पद पर भर्ती आई हुई है। फिलहाल जो भर्ती आई हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट मतलब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी 17 अक्टूबर से। ये डेट स्टार्ट हो जाएगी 17 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, और 6 नवंबर को ये डेट क्लोजिंग है। ठीक है, 6 नवंबर को। और जो लास्ट डेट होती है करेक्शन या फॉर्म फीस सबमिशन की, वो आपकी 15 नवंबर है। ठीक है, तो 15 नवंबर है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोलना है कि क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग होनी चाहिए, टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट और उसके इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे को कंफ्यूज है कि इक्विवेलेंट ट्रिपल सी के क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मतलब हो गया कि आपने अगर क्लास 11th या 12th में कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट लिया है, या आपने कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किया है, ठीक है, या हो सकता है बैचलर में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, हालांकि बैचलर मांगा नहीं है, फिर भी पढ़ा है, तो ये इक्विवेलेंट इसके मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कोर्स होता है। इसके अलावा अगर ट्रिपल सी की है तो अच्छी बात है, डोएक से। तो ये टोटल इनकी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आपका स्टेनो को लेके, इसके स्टेनो को लेके। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती को लेके। तो अगली भर्ती आपकी लेखपाल डीवी को लेके। ठीक है, लेखपाल डीवी को लेके मैंने वीडियो, अच्छे खासे वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने क्लियर कट समझाया है कि डीवी स्कीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीवी स्कीप इंपॉर्टेंट होगी, और अगर डीवी स्कीप नहीं होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी, किस कैटेगरी को होगी, ये सब चीज है। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर न्यूज पेपर में चेक कर रहा था लेखपाल का, तो उसमें मैंने पाया कि मैं जहां बोल रहा था कि 4000 मुन्ना भाई है, जो मुन्ना भाई है, ठीक है, मुन्ना भाई जो है वो 4000 नहीं 15,000 के आसपास बताया गया है एसटीएफ द्वारा। ठीक है, एसटीएफ द्वारा 15,000 के आसपास बताया गया है। और मैं इनको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसको लेके लेखपाल के बच्चे बहुत रिलैक्स थे। ठीक है, ना इस पर किसी ने बात की इतने दिन में, ना कोई यूपी ट्रिपल एससी में गया, क्योंकि इन मुन्ना भाई में से जो रंगे हाथ पकड़ाए थे उनके भी रिजल्ट यूपी ट्रिपल एससी ने डिक्लेयर कर दिए थे। और इसमें थोड़ा हल्ला हल्ला हुआ, लेकिन फिर शांत हो गया। किसी ने जाके, मतलब स्टूडेंट्स पता नहीं क्या कर रहे थे, इन्होंने जाके इस पर कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि ये लोग आखिर है कहाँ बैठे हैं। और ये ही लेखपाल के साइलेंट किलर हो जाएंगे, ये लेखपाल के साइलेंट किलर हो जाएंगे। ठीक है, आप लाख डीवी स्कीप करा लीजिए, अगर ये बंदे, ठीक है, 15,000 तो एसटीएफ का डाटा है, मैं कहीं से उठा के नहीं दे रहा हूं, ये छपा हुआ है पेपर में। ये जो नंबर है ना, ये छपा हुआ है, एसटीएफ द्वारा बोला गया है। अगर ये बैठे हुए हैं या ये उसमें सिलेक्टेड है ना 27,000 में, तो फिर ये डीवी स्कीप जो हो रही है वो सब बेकार हो जाएगी। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर इसमें से 4 से 5,000 भी बैठ गए ना, बच के निकल आए या बैठ गए, तो फिर आपका कट ऑफ 80 प्लस जाने से कोई रोक नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर यूपी लेखपाल डीबी का कट ऑफ भागेगा डीवी स्कीप के बाद भी, तो इसका सबसे बड़े रीजन होंगे यही आपके कट ऑफ का खेल बिगाड़ देंगे। और ऑलरेडी आपने देख, और इस पर आप जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लेखपाल के बच्चे इतने रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, इस पर किसी ने बात ही नहीं की है। ना आज के टाइम में किसी को अपडेट है कि इनके साथ क्या हुआ, या जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जो साक्षात पकड़ाई थी, कोई महिला थी वो पकड़ाई थी, उनके साथ क्या हुआ, क्या एक्शन लिए गए, कुछ भी अभी पता नहीं है। तो यही आपके लेखपाल के लिए साइलेंट किलर साबित होंगे, और ये नुकसान पहुंचाएंगे सबसे ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। लेखपाल में एससी वालों के लिए कोई इशू नहीं है, एसटी वालों के लिए कोई इशू नहीं है,
लेकिन अगर इनकी कैटेगरी अनरिजर्व में होगी, देखिए एक सिंपल सी बात आपको पता है, यूआर कैटेगरी होती किस लिए? यूआर कैटेगरी होती है अगर यूआर कैटेगरी में अच्छे खासी सीट है और बच्चे कम सेलेक्टेड हैं तो फिर वो ओबीसी और एससी के बच्चों को एब्सॉर्ब करती है जिनका नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर होता है। ऐसा करने से जो ओबीसी और एससी के कट ऑफ होते हैं वो डाउनफॉल में होते हैं, इसीलिए डाउनफॉल में होते हैं। जो कि आपने देखा था असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में बिल्कुल उन्होंने ईडब्ल्यूएस को बेस मान लिया था। जब उन्होंने ईडब्ल्यूएस को बेस माना तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम था। इसका नतीजा ये हुआ कि अनरिजर्व का कट ऑफ भाग गया है। और एक बार अगर यूआर कैटेगरी का कट ऑफ भागा ना है तो फिर आप ओबीसी एससी में उम्मीद नहीं कर सकते कि कट ऑफ आपका कम हो जाएगा, वो तेजी से ऊपर भागेगा। क्योंकि ऐसे टाइम में जो बच्चे कटते हैं ओबीसी एससी से अच्छे मार्क्स पाने वाले यूआर के लिए, वो कटेंगे नहीं और ऐसे में वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ही सिचुएटेड हो जाएंगे और इस वजह से उनके भी कट ऑफ भागते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें यह भी बोला गया काफी नकल हुआ है, लेकिन यही चीज तो यहाँ पे भी है, यही चीज तो यहाँ पे भी है। मुन्ना भाइयों का जो 15,000 है, इनके बारे में किसी ने ना कोई आवाज उठाई है, ना किसी के पास प्रेजेंट टाइम में कोई डिटेल है। तो अगर पूरा खेल डीबी के बाद भी बिगड़ेगा तो इनकी वजह से ही बिगड़ेगा। और ये अच्छे खासे अमाउंट में है, आपकी सीट 8,085 ही है और ये 15,000 है। ठीक है, मान लीजिए इसमें से पकड़ा भी गए कितने, 4,000 भी पकड़ा गए, 5,000, 6,000 भी पकड़ा गए, तभी तो अच्छे खासे अमाउंट में। ठीक है, तो ये आप दिमाग में लगाइए, स्कोर है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये डेटा देखिए एसटीएफ द्वारा दिया गया था, मैं अपने से बता नहीं रहा हूं, ये तो एसटीएफ द्वारा पेपर में भी छपा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर ये सही होते हैं तो फिर तो कट ऑफ भागने वाला है। लेकिन अगर फिर तो कट ऑफ आप वही मान के चलिए जो आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के साथ हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो बिल्कुल डीबी स्किप में काफी लोग अच्छा खासा डीबी स्किप कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे हम सेंट्रल पे सेम पे हैं तो क्या हमें आना ठीक होगा या नहीं होगा। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप इनसे एक करें ग्रेड पे नीचे भी है ना सेंट्रल में, तो भाई आपका प्रमोशन 2 से 3 साल में बहुत तेजी से होगा। दूसरा, जो सेंट्रल में जॉब करते हैं ना, उनके अलायंस स्टेट से ज्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे अमाउंट में लगते हैं। ठीक है, तो सैलरी ज्यादा मिलती है, प्रमोशन बहुत फास्टली होता है। और लेखपाल का प्रमोशन की स्थिति तो आपको खुद भी पता है कि अभी 1 से 2 साल पहले 1992 या 4 के लेखपालों को प्रमोशन दिया गया है। तो आप सोच लीजिए 46 के आसपास, 90 के आसपास के लेखपालों को। तो फिर आप सोचिए कि आप वहां रहना चाहते हैं या रेलवे की कोई भर्ती हो या एसएससी की कोई भर्ती में भले एक ग्रेड पे नीचे है, तब तक आप इनसे पता नहीं कितना ग्रेड पे ऊपर चले जाएंगे, आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत से दोस्त, मैंने बहुतों से बात भी कही है, बहुत से स्टूडेंट भी जो है उनसे भी बात की है, उन्होंने में से बहुतों ने ये काम किया था और आज वो पछता रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि फिर से हमें सेंट्रल मिल जाए। ठीक है, सेंट्रल में थोड़ा सा मैक्सिमम एज का थोड़ा वो होता है, रिटायरमेंट की एज का, लेकिन सैलरी और आपकी जो इंक्रीमेंट, इसके अलावा आपका जो प्रमोशन होता है, जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी बहुत फास्ट होती है। और यहाँ तो आप एक प्रमोशन किसी तरह पा जाएंगे, बहुत लोग तो वो नहीं पाएंगे लेखपाल में एज के हिसाब से। ठीक है, एक मिल जाएगा, एक के अलावा नहीं मिलेगा। तो उससे फायदा से अच्छा है आप सेंट्रल में होंगे तो पता नहीं कितने ऊपर पद पर चले जाएंगे। भाई एसएससी के बच्चे तो कमिश्नर तक चले जाते हैं। ठीक है, सीजीएल के तो मेरे ख्याल से सीजीएल के तो चले ही जाते हैं कमिश्नर तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन था थे लोगों का कि जो डीबी स्किप करने से पहले पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं कि ये बेनिफिट है भाई, अगर आप केंद्र में रहते हैं, राज्य में नहीं आते हैं। दूसरा, राज्य सरकार में क्या नुकसान है और केंद्र में क्या फायदा है। केंद्र में पहली तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होती है, राज्य सरकार में 3-3 महीना तक सैलरी ही नहीं मिलती है, कई डिपार्टमेंट में तो 4 से 5 महीना भी हो जाता है। ठीक है, लेखपाल में तो 3 महीने में एक बार आती है। ये जो भी लेखपाल होगा आप जाके पता कीजिएगा, 3 महीने में एक बार उनकी सैलरी आती है। लेकिन केंद्र में जहां 1 तारीख होगा उस दिन आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पे, लीजिए आपकी सैलरी डाल दी गई है। और जितनी तेजी से इंक्रीमेंट लगेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। तो जो उस पद पर हैं या सेम ग्रेड पे या 1 ग्रेड पे नीचे भी हैं, तो वो मुझे ख्याल से डीबी स्किप ना करे, वो बाद में आके पछताने ही वाले हैं। केंद्र में आपका जॉब भी एकदम ठीक होता है, ठीक, और सही समय पे छुट्टी भी मिल जाती है, बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, स्टेट में उतना नहीं मिलता है। तो ये बात सोच समझ के कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने बहुत जानने वाले हैं जो ये सिचुएशन आज फेस कर रहे हैं, उन्हें पछतावा भी अच्छा खासा।
क्या, अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज की। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज है लेखपाल के अलावा वन दरोगा की। ठीक है, ये रिजल्ट, वन दरोगा का रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट और आपका एएसओ का रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट आपको इस मंथ देखने को मिल जाएगा। पहला कौन आता है नहीं पता, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा कंबाइंड टेक्निकल के पहले हैं। लेकिन अब देखिए पहला यूपी कौन सा देता है, लेकिन इस मंथ में आपको इन 3 में से कोई 2 तो देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो वन दरोगा या कंबाइंड टेक्निकल हो, कंबाइंड टेक्निकल या एसओ हो, या एसओ या वन दरोगा, इन 3 में से कोई 2 तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सितंबर में 3 देखने को मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई 2 तो आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेई की न्यू वैकेंसी को लेकर। ठीक है, वन दरोगा का आपको पता ही है क्या कट ऑफ नहीं था, ये आपको पता ही है कि जो वन दरोगा में 65+ है ना, वो सेफ जोन में है। 65 से 65 प्लस अगर वन दरोगा में आपका है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। वन दरोगा का कट ऑफ यही है। रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि यही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि इसका जो भर्ती है काफी दिन से पेंडिंग है कंबाइंड टेक्निकल का। ठीक है, फिर आपकी जो जेई की न्यू वैकेंसी आने वाली थी जूनियर इंजीनियर की, ये अभी हो सकता है आपको डिलेड हो जाए। ठीक है, एजीटीए की तो मैंने बताया था कि डिले होने वाली है, लेकिन अब जेई की भी वैकेंसी लग रहा है हो सकता है डिले हो जाए, उससे पहले कोई और वैकेंसी आपको देखने को मिले। जेई की वैकेंसी हो सकता है थोड़ा डिले हो गया है, आना चाहिए सितंबर तक में, आ जाना चाहिए, उम्मीद तो है, लेकिन देखिए थोड़ा हो सकता है इस वैकेंसी में डिले देखने को मिले। जूनियर इंजीनियर की जो तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करते रहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि आरओ की वैकेंसी कब आने वाली है। तो देखिए 2 वैकेंसी आरओ की आने वाली है, एक यूपीपीएससी से आरओ आएगा और एक आपका एएससी से आरओ आएगा। यूपीपीएससी से आरओ में तो आयोग की तरफ से बोला गया है कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये भर्ती देखने को मिलेगी। आरओ की जो भर्ती है वो पहले वीक ऑफ अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो एएससी आरओ है उस पर अभी कोई बात नहीं बैठ रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि अभी ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कह लीजिए एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन कराया जाए क्योंकि ऑफलाइन कराया जाए। देखिए पिछली बार बहुत बड़ी धांधली इसमें सामने आई थी एससी आरओ में, कोर्ट ने माना हो या ना माना हो, लेकिन अगर कोर्ट इस चीज पर सोच रहा है तो इसका मतलब कोर्ट को पता था कि हुई तो है। और उसका लाइव भी बच्चों ने काफी वीडियो डाला था जहां पे ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए जिनके मार्क्स कम थे और ऐसे ऐसे लोग बाहर हो गए जिनके मार्क्स ज्यादा थे। ठीक है, तो ऑनलाइन में हुआ था, तो ये तो एक बार सोचने को मजबूर कर ही दिया गया कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। देखिए धांधली दोनों में होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां बच रहा है, लेकिन फिलहाल ये भर्ती जो एएससी आरओ की है वो आने वाली तो थी, लेकिन फिलहाल अभी ये डिसाइड हो नहीं पाया कि वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। जब तक ये चीजें डिसाइड नहीं होती है तब तक ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि जल्दी हो जाए, तो जल्दी आपको 2 आरओ की भर्ती देखने को मिले। लेकिन यूपीपीएससी यानी आयोग की जो आरओ की भर्ती है वो आपको अगले महीने के फर्स्ट वीक में देखने को बिल्कुल मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका यूपी वीडियो री एग्जाम को लेकर। ठीक है, एक वीडियो री एग्जाम की जो आंसर की है इस पे भी बड़ा है कि एग्जाम की आंसर की ये कब आने वाली है। ठीक है, तो देखिए ये चीज जो है आपको मैं बता रहा हूं, वीडियो री एग्जाम की जो आंसर की है, ठीक, री एग्जाम की जो आंसर की है ये आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी, कभी भी। हो सकता है आज रात में या हो सकता है कल, लेकिन ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये कभी भी आ सकती है वीडियो री एग्जाम की। सबसे पहला अब अगला नोटिस स्टेनो के बाद कोई आने वाला है तो यही आने वाला है कि आपके री एग्जामिनेशन की आंसर की आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद कट ऑफ में कितना फर्क आता है ये आंसर की के बाद पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बदले गए हैं, कौन से क्वेश्चन आयोग ने माना है सही है, नहीं माना है सही है, ये सब क्लियर होगा। लेकिन ये आपको मैं बता दूं जल्दी देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिला, हो सकता है इसी मंथ देखने को मिले या हो सकता है अगले मंथ देखने को मिले। और इसकी ज्वाइनिंग भी आपको नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो ये एग्जामिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी वेटिंग में है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल इस एग्जामिनेशन में हो रहा है।
ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल होगा, ठीक। और इसकी जो रिवाइज आंसर की है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा, क्योंकि स्टेनो का आ गया है, इसके बाद यही आएगा अगला नोटिस वीडियो री एग्जाम की आंसर की। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।